सो हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सेट थ्योरी, जो कि 11th बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नाम है सेट थ्योरी। ठीक है, तो पहले तो समझ लेते हैं सेट होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जनरली हम जो बात करते हैं, हम लोग जनरली जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं कि सेट क्या होता है। सेट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो मैथ्स में भी यही डेफिनेशन है, लेकिन उसके साथ बस कुछ स्पेसिफिक टर्म्स ऐड किया जाता है कि अब मैथ्स का जो डेफिनेशन है वो बोलता है कि सेट क्या होता है। सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट उसका एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए। उस सेट का एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, उसको सेट मान लेंगे। ठीक है, जैसे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि सेट का जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट होगा वेल डिफाइंड होना चाहिए और उस सेट का क्या होना चाहिए, प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए और मेजरमेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि जो पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, राइट। तो अगर मैं इस सेट को लिख सकता हूँ कि क्या है इंग्लिश अल्फाबेट, क्या होता है, वॉवेल क्या होता है इन इंग्लिश अल्फाबेट। वी नो दैट AEIOU। सो इसका एक प्रॉपर मतलब है कि अगर मैं बोल देता हूँ सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो मेरे लिए भी यही होगा, आपके लिए भी यही होगा, राइट। तो कोई परसेंट तो कोई वेरी नहीं होगा, है ना। अब किसी से भी पूछ लो, क्या बोलेगा कि सेट ऑफ वॉवेल्स क्या होता है, AEIOU होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, जो सेकंड एग्जांपल है, कि अगर मैं ऐसे बोलता हूँ सेट ऑफ हैंडसम बॉयज ऑफ दिस क्लास, है ना। अब देखो जो हैंडसम का जो डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। सो मेरे हिसाब से जो हैंडसम बॉयज होगा क्लास में, वो किसी और के हिसाब से नहीं होगा, वो तो कोई और होगा। ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, डेफिनेशन चेंज हो रहा है। मतलब लोग जो सेट बन रहे हैं वो अलग अलग सेट बन रहा है। सो इसको हम लोग सेट नहीं मानेंगे, सिमिलरली अगर बोलो कि द सेट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ दिस क्लास, इसको भी लोग सेट नहीं मानेंगे, क्योंकि वो हर एक के हिसाब से अलग अलग सेट बनेगा, फिर तो उसका कोई प्रॉपर मतलब नहीं है ना। अगर मैं बोल दूँ सेट ऑफ द स्मार्ट स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, अब स्मार्टनेस को आप कैसे मेजर करेंगे, है ना। तो अलग अलग तरीके, मतलब अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो। अगर आप 10 लोगों को पूछेंगे कि अब इस क्लास से कुछ बच्चों को उठाना है और आपको क्या करना है, एक सेट बनाना है जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होगा उस क्लास का। ठीक है ना, तो हर एक का अलग अलग सेट बनेगा। ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या नहीं मानेंगे, सेट नहीं मानेंगे। ओके, अब जनरली क्या होता है, एक सेट को जो डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल N हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और एलिमेंट ऑफ ए सेट आर डिनोटेड जनरली बाय स्मॉल लेटर सेपरेटेड बाय कॉमा। देखो जो मैंने पहले एग्जांपल लिखा ना, यहाँ पे जो पहले मैंने एग्जांपल लिखा, उसमें मैंने ऐसे लिखा कि कैपिटल A इक्वल टू AEIOU, राइट। अब देखो जब भी हम लोग एक सेट लिखते हैं ना, जो सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हमेशा नहीं होता है, मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मैं एलिमेंट्स को कैपिटल लेटर से लिख रहा हूँ, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इन ए सेट डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट। अगर एक सेट आप लिख रहे हो, उसमें अगर एक सेट में कोई एलिमेंट को रिपीट मत करो। मतलब ऐसे मत लिखो कि अगर मुझे एक सेट लिखना है जो मान लो कि 1 2 3 है ना, अगर आप ऐसे लिख रहे हो 1 2 3 3 3, इसका कोई मतलब नहीं है। एक सेट में एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। ठीक है ना, तो सिंपली क्या लिखना है, 1 2 3। ओके, अब और एक पॉइंट है, इन ए सेट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। अब एक सेट में जो एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो मैटर नहीं करेगा। कैसे, अगर मैं 1 2 3 लिखूं और अगर मैं 2 3 1 लिखूं, दोनों सेम ही है, क्योंकि इसमें क्या नहीं करता है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट में। ठीक है, अब देखो एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीका होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीका होता है। ओके, क्या होता है, एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। एक होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ठीक है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि दोनों मेथड क्या होता क्या एक्चुअली, कि रोस्टर फॉर्म क्या है या फिर टेबुलर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या है या फिर टेबुलर फॉर्म क्या है ना। ये सिंपलेस्ट है ना।
किसी एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें कुछ नहीं होता है, बस हर एक एलिमेंट को लिख दो। सेट की एक सेट बनाओ जो कर्ली ब्रैकेट से एक सेट बनेगा, और इसमें क्या करो, हर एक एलिमेंट को लिख दो और बीच में कॉमा लगा दो। ये होता है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, राइट। सो इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड। इस फॉर्म में क्या करते हैं, बस एलिमेंट को लिखा जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10, सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10, तो मैं इस सेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ओ से, ठीक है। तो ये सेट कैसा बनेगा फिर, लेस देन 10 होना चाहिए और ऑड नंबर होना चाहिए। मैं बस जितना भी एलिमेंट आ सकता है मैं एलिमेंट को लिख दूंगा, एज इट इज लिख दूंगा यहाँ पे कि 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है और 9 आ सकता है, ठीक है। ये हो गया सेट ऑफ ऑड नंबर्स, है ना। दूसरा अगर और एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें, क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर मुझे नेचुरल नंबर का सेट लिखना है और मैं उसको एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो सेट कैसा बनेगा, 1 2 3 4 5, ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो एक इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे फॉर्म पे जो इंपॉर्टेंट है ना, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, इसमें क्या होगा, इसमें सेट को एज इट इज नहीं लिखना है कि जैसे हम पहली बार क्या लिख रहे थे, बस एलिमेंट को लिख रहे थे, है ना। इस बार हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। इस बार क्या करेंगे, वी राइट प्रॉपर्टी फॉर्मूला डेफिनेशन ऑफ द गिवन सेट। जो सेट बन रहा होगा उसको हम लोग थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। उस सेट बनने के लिए जो प्रॉपर्टी होगा, जो डेफिनेशन होगा या फिर जो फॉर्मूला होगा उसको हम लिखेंगे। डायरेक्ट हम लोग एज इट इज एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखो, जैसे हम लोग जो उसका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट देख लेते हैं फॉर्मेट कैसे होता है। कोई भी एक सेट है ए इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिखते हैं इक्वल टू एक्स फिर डॉट, उसके बाद एक प्रॉपर्टी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टी और डेफिनेशन ऑफ द सेट, डेफिनेशन ऑफ द सेट। और जो एक्स लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, एलिमेंट है, ए क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। सिमिलरली जैसे एक्स तुम कॉलन लगा सकते हो या फिर एक्स, उसके बाद तुम स्लैश लगा सकते हो। इसका मतलब इसमें भी मतलब वही कि एक्स का एक एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, और यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो क्या रहेगा, वो प्रॉपर्टी या फिर डेफिनेशन लिखा रहेगा सेट का, ठीक है। समझ लेते हैं एग्जाम्पल कैसे समझ लेते हैं। जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है दैट इज ए इक्वल टू एक्स सच दैट, इसको रीड ऐसे करना है कि इसको रीड ऐसे कैसे करना है, रीड कैसे करना है कि एक्स सच दैट उसके बाद जो डेफिनेशन लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको रीड कैसे करूंगा कि ए इज अ सेट दैट इज एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब क्या है कि एक्स एक एलिमेंट है, एक्स इस सेट का क्या है, एलिमेंट है, लेकिन एक्स का वैल्यू कहाँ से आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा इस डेफिनेशन से या फिर इस फॉर्मूला से, ठीक है ना। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स इक्वल कितना आ गया, प्लस माइनस 3 आ गया, एक्स इक्वल प्लस माइनस 3 आ गया। बेसिकली जो सेट जो लिखा हुआ था, बेसिकली जो सेट जो लिखा है इसका मतलब ये है कि एक सेट है जिसका 2 एलिमेंट है दैट इज +3 एंड -3। इसका सिंपली मतलब है ये कि एक सेट है जिसका दो एलिमेंट है +3 एंड -3, ठीक है। ये हो गया रोस्टर फॉर्म और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। डिफरेंस समझ में आया होगा। सेट रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में सेम एज इट इज हम लोग एलिमेंट को लिख देते हैं, लेकिन सेम का हम लोग क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा अलग तरीके से हम लोग सेट को लिखते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट एलिमेंट नहीं लिखते हैं, उसमें उस जो सेट होगा उसको सेटिस्फाई करेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी लिखेंगे या फिर एक डेफिनेशन लिखेंगे या फिर एक फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। देखो दूसरा एक सेट है जो सेकेंड एग्जाम्पल है दैट इज एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 व्हिच इज लेस देन 10 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बोल रहे कि एक एक्स एक ऐसा सेट है, एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, एक्स है, और एक्स क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, जो लेस देन क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अगर इसी को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो कैसा क्या होगा सेट, अगर इसी को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो पहले एलिमेंट क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, लेकिन 12 इज एक्सिड्स 10, तो 12 नहीं आएगा, 9 तक ही आएगा, तो 3 ही एलिमेंट होगा, 3 6 9। ये हो गया
रोस्टर फॉर्म, और ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या हो गया, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप अभी डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेट। सेट के टाइप्स क्या क्या है? पहला टाइप नल सेट और एम्प्टी सेट और वाइड सेट, जो नाम से पता चल जाता है कि होता क्या है इसमें। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको क्या बोलेंगे, नल सेट बोलते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ हम लोग ऐसे लिखते हैं, या तो ऐसे लिख दो, कर्ली ब्रैकेट दे दो, बीच में कुछ नहीं है, बीच में खाली है, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। नहीं तो ऐसे लिख दो डायरेक्ट 5। इसका दो ही रिप्रेजेंटेशन होता है, एक तो कर्ली ब्रैकेट लिख दो और क्या कर दो, बीच में खाली रख दो, दूसरा 5 लिख दो, ठीक है ना। गलती से एम्प्टी सेट को ऐसे मत लिखना, गलती से एम्प्टी सेट को ऐसे मत लिखना, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। कैसे गलत हुआ ये कैसे गलत हुआ? इसका जो मतलब होता है इस केस में, इसका जो मतलब होता है दैट इज कि इसमें एक एलिमेंट है जो कि 5 है, इसमें एक एलिमेंट है जो क्या है, 5 है, ठीक है ना। अगर आपको नल सेट को रिप्रेजेंट करना है तो आप जो पहले दो लिखा है मैंने, इसी से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो कर्ली ब्रैकेट बीच में कुछ नहीं है और उसके बाद एक 5, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। क्या कोई ऐसा ऑड नंबर है जो 2 से डिविजिबल होता है? नहीं, ऐसा एक भी ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल होता है, राइट। तो सेट क्या बनेगा, ये 5 बनेगा। ऐसे भी लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल है, इज सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और x क्या होना चाहिए, 2 से लेकर 3 तक होना चाहिए। अब मुझे बताओ, क्या 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? आंसर इज नो। 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी 5 आ गया, ठीक है। दूसरे आते हैं फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है बस, एक क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। दूसरा का एग्जांपल मैंने लिखा कि एक सेट है जिसका एलिमेंट 2n है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मैं मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है, एक एलिमेंट है जिसका क्या है, एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, 2n है, और n नेचुरल नंबर है, और n इज लेस देन 20 है। इसका मतलब इस सेट में क्या क्या एलिमेंट आएगा, इसका एलिमेंट n नहीं है, इसका एलिमेंट क्या है, 2n है, और n का वैल्यू गिवन है कि लेस देन 20 होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इस सेट में क्या क्या वैल्यू आएगा, एक तो 2 आएगा, क्योंकि n का वैल्यू, इसमें n का वैल्यू क्या हो सकता है, n का वैल्यू होगा इसमें 1 2 3 अप टू 20, लेकिन ये एलिमेंट नहीं होगा, ये एलिमेंट नहीं होगा, एलिमेंट क्या होगा, 2n होगा, मतलब 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, अप टू लेस देन 20 बोल रहे हैं, मतलब 20 नहीं आएगा, 19 तक ही होगा, है ना। नेक्स्ट 38, जो लास्ट एलिमेंट होगा वो 38 होगा। सो ये हो गया इस एलिमेंट का रोस्टर फॉर्म, सॉरी इस सेट का रोस्टर फॉर्म, और ये जो गिवन था ये था अब सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट। दूसरा देख लेते हैं इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अगर फाइनाइट सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, राइट। सो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, नॉट फाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट फाइनाइट, राइट। जैसे अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा, क्या आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट। नेक्स्ट और एक सेट है जिसका नाम है क्या, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से पता चल रहा है क्या है कि एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होना चाहिए। कितने एलिमेंट होना चाहिए, एक ही एलिमेंट होना चाहिए, उसका हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे, राइट। एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि ए इज ए सेट हुज एलिमेंट x इज ए प्राइम नंबर व्हिच इज इवन। x क्या है, एक प्राइम नंबर है जो कि इवन है, और ऐसा कितना नंबर है दुनिया में, एक ही नंबर है जो 2 है। रोस्टर फॉर्म में 2, एक ऐसा एक ही नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, दैट इज 2, राइट। ये भी क्लियर है। सिंगलटन सेट में एक सेट रहता है, एक एलिमेंट रहता है, फाइनाइट सेट में फाइनाइट एलिमेंट रहता है, इनफाइनाइट सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट रहता है, नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट आते हैं कार्डिनल नंबर के ऊपर। अब कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर होता है
कि कोई भी एक सेट है, उस सेट में कितना एलिमेंट है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, राइट। कोई भी एक सेट है उसमें अगर 3 एलिमेंट होगा तो कार्डिनल नंबर कितना होगा सेट का, 3 होगा, राइट। अगर ए इज ए गिवन सेट द कार्डिनल नंबर ऑफ एन, ओके, ये क्या बोल रहा है कि अगर एक सेट है जो ए है ना, अगर सेट का नाम ए है तो कार्डिनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन ऑफ ए। कार्डिनल नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड एज एन ऑफ ए, ठीक है। अब एक एग्जांपल लिखा हुआ है इसमें कि ए इससे एक सेट है ए, उसमें कितना है एलिमेंट 1 2 3 ए बी सी, कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। सो कार्डिनल नंबर कितना होगा, 6 होगा। एक सेट है पी जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, जो कि नाल सेट है, उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, 0 होगा ऑब्वियसली। एक्स एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है ए ई आई, कार्डिनल नंबर कितना होगा एक्स का, 3 होगा। तो अगर एक सेट एक्स है उसके कार्डिनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, एन ऑफ एक्स। आई होप दैट इज क्लियर, आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट के ऊपर कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है ना। अगर 2 सेट है, अब आते हैं 2 सेट के ऊपर। अब एक सेट की बात हो गया है ना, अब हम लोग कह रहे हैं 2 सेट। अगर मान लो कि 2 सेट गिवन है, उसके ऊपर हम लोग क्या क्या बातें कर सकते हैं। अगर 2 सेट गिवन है और उसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ध्यान से सुना, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मान लो कि ए एक सेट है उसमें 5 एलिमेंट है, बी एक सेट है उसमें भी कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। सो हम लोग बोलेंगे ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। ओनली क्या देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है कि नहीं, या फिर ओनली कार्डिनल नंबर सेम है कि नहीं, ठीक है। 2 sets A and B are called equivalent if their cardinal number is same. If their cardinal number is same, right? जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे कि एक सेट है A, उसमें एलिमेंट है ABC, एक सेट है B, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब देखना है कि सेट A में कितने एलिमेंट है, सेट A का कार्डिनल नंबर इज 3, सेट B का कार्डिनल नंबर कितना है, 3 है, ठीक है। सो इस केस में A और B में, ए और बी दोनों का कार्डिनल नंबर क्या है, सेम है, मतलब 3 है। तो हम लोग बोलेंगे ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। और इसी को लिखने का तरीका होता है ए इक्विवेलेंट टू बी। इसको लिखने का जो तरीका होता है दैट इज ये होता है। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। अब आते हैं इक्वल सेट और आइडेंटिकल सेट, है ना। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स में डिफरेंस क्या है। इक्विवेलेंट सेट में हम लोग क्या देखते हैं कि ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। लेकिन जो इक्वल सेट है या फिर जो आइडेंटिकल सेट है, उसका जो डेफिनेशन वो क्या है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होना ही चाहिए, है ना, और हर एक एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, हर एक एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं जैसे मैंने लास्ट में एग्जाम्पल लिया था, क्या एग्जाम्पल था मेरा कि ABC और 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट तो 3 3 है, लेकिन इसमें ABC है, इसमें 1 2 3 है, तो इसका हम लोग इक्वल सेट नहीं बन सकते। सो इक्वल सेट का डेफिनेशन क्या है, 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। क्या होना चाहिए, दोनों में सेम एलिमेंट होना चाहिए। अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लिया कि A इक्वल टू AEIOU, B इक्वल टू EOUIA, क्या क्या ए और बी में हर एलिमेंट सेम है क्या, बस ऑर्डर में थोड़ा डिफरेंस है। और मैंने पहले ही बोल दिया था कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ए और बी में हर एक एलिमेंट सेम ही है, 5 एलिमेंट्स और हर एक एलिमेंट भी सेम है, ए ई हर एक एलिमेंट सेम है। तो हम लोग बोलेंगे ए और बी क्या है, इक्वल सेट्स। ऑल इक्वल सेट्स, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑल इक्वल सेट्स आर आइडेंटिकल सेट्स। आइडेंटिकल सेट्स नहीं, इसमें आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए इक्विवेलेंट सेट होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था इक्विवेलेंट सेट। All equal sets are equivalent set, but all equivalent set need not to be identical. हर एक इक्वल सेट क्या होगा, एक इक्विवेलेंट सेट होगा, लेकिन हर एक इक्विवेलेंट सेट आइडेंटिकल सेट नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अभी देखा कि ABC था और 1 2 3 था, वो एक इक्विवेलेंट सेट तो है लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। तो एक एग्जांपल है इसमें, एग्जाम्पल क्या है कि सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड लॉयल। एक्चुअली क्या होगा फिर, क्या कितना वर्ड है इसमें,
इसमें कितना वर्ड है, एक इस वर्ड से लॉयल एक वर्ड है, इस वर्ड से क्या बनना है, एक सेट बनाना है। तो एक वर्ड क्या क्या आएगा, सॉरी अल्फ़ाबेट क्या क्या आएगा या फिर लेटर क्या क्या आएगा इसमें, एक तो एल आएगा, एक ए आएगा, फिर एक वाई आएगा और एक ओ आएगा, ठीक है, 4 लेटर। इसमें भी क्या आएगा, एलॉय, जो सेट बी है वो क्या है, सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड एलॉय। इसका भी क्या बनेगा, ए आएगा, एल आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा। दोनों में सेम एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट सेम है, इसमें भी एल है, इसमें भी एल है, इस ए ओ वाई वाई है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है ही है, इनफैक्ट हर एक एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब बोलेंगे इक्वल सेट, नॉट इक्विवेलेंट सेट। लेकिन नो, इसका मतलब क्या बोलेंगे, इक्वल सेट एज वेल एज इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि सेट ऑफ सेट्स क्या होता है, सेट ऑफ सेट्स है ना। अब एक ऐसा सेट ऑफ सेट्स क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें जितना भी एलिमेंट है वो भी एक सेट ही है, जितना भी एलिमेंट है वो भी एक सेट ही है, उसका मतलब बोलेंगे सेट ऑफ सेट्स। ए सेट हैविंग ऑल द एलिमेंट्स एज ए सेट, एक ऐसा सेट है जिसमें जितना भी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, एक सेट ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, एक सेट मैंने एस ले लिया जिसमें एलिमेंट क्या क्या है, पहला एलिमेंट है सेट 1 2, ये भी एक सेट ही है, दूसरा एलिमेंट 5 है, ये भी एक सेट ही है, तीसरा जो एलिमेंट है ये भी एक सेट ही है, बाहर और एक ब्रैकेट होना चाहिए था, ठीक है। तो ये दिस इज अ सेट ऑफ सेट। लेकिन और एक एग्जांपल है, इनफैक्ट क्वेश्चन है क्या है, एस एक सेट है, बोल रहे क्या है, सेट ऑफ सेट है, फाइंड करना है। इसमें देखो जो एस जो सेट है इसमें एक एलिमेंट है 5, इसमें एक एलिमेंट है 5 जो कि सेट नहीं है। और सेट ऑफ सेट होने का डेफिनेशन क्या है कि हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। पहला एलिमेंट तो सेट है, दूसरा एलिमेंट भी सेट है, सॉरी तीसरा एलिमेंट भी सेट है, लेकिन जो मिडिल का एलिमेंट है दैट इज नॉट ए सेट, तो इसका हम लोग सेट ऑफ सेट नहीं बोल सकते। इसे हम लोग क्या नहीं बोल सकते, सेट ऑफ सेट नहीं बोल सकते। वी कैन नॉट से दिस इज ए सेट ऑफ सेट। नेक्स्ट इज सबसेट। नेक्स्ट आते हैं सबसेट के ऊपर कि सबसेट किसको बोलते हैं हम लोग। अब देखो अगर दो सेट है और सेट मतलब कि दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होगा, हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ध्यान से सुनना, अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होगा, हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। A is called subset of B if all the elements of set A are present in set B. इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है ऐसा, इसका सिंबल होता है ऐसा। सेट सबसेट का सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। अगर देखो इसमें कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है कि A इज ए सेट दैट इज एलिमेंट क्या क्या है, A B C है। B एक सेट, B भी एक सेट है, एलिमेंट क्या है, A B C D है। सो कैन आई से दैट A इज ए सबसेट ऑफ B? यस, A इज ए सबसेट ऑफ B, क्योंकि A में कितने एलिमेंट है, A B C, वो तीनों एलिमेंट बी में भी है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। कैन आई से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी? ए में कितने एलिमेंट है, ए बी सी, सी में कितने एलिमेंट है, सी बी ए, बेसिकली सेम ही एलिमेंट है। स्टिल हम लोग क्या बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी एंड सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, ऐसे हम लोग बोलेंगे। अगर इक्वल नंबर मतलब हर एक एलिमेंट सेम भी है, फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। If set A and set B are subset of each other, देखो यही केस आ गया, जो सेट A और सेट C का जो केस है ना कि A is a subset of C and C is a subset of A। अगर if set A and set B are subset of each other, then in this case we call set A and set B are equal set। देखो यही केस आ गया इसमें कि एक सेट है ABC, C सेट है CBA, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, A is a subset of C and C is a subset of A। अगर एक दूसरे का सबसेट हो रहा है उसका मतलब ए और सी कैसा सेट है, दिस टू आर इक्वल सेट। ए और सी क्या है, इक्वल सेट है, ठीक है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। उल्टा भी बोल सकते हैं कि बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन बी इज अ सबसेट ऑफ बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है ना, बी इज अ सुपरसेट ऑफ, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, यस। नेक्स्ट इज प्रॉपर सबसेट।
प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या है कि ये थोड़ा अलग है सबसेट से। कैसे? इसमें क्या होना चाहिए, मान लो कि एक सेट है ये और दूसरा सेट है बी, ठीक है। अब ए सेट का हर एक एलिमेंट बी में तो होना चाहिए, लेकिन बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं है। बी में एक ऐसा एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए जो ए में नहीं है, ठीक है। ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट, सॉरी क्या बोल रहा है इसमें कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड बी प्रेजेंट इन द सेट बी। हर एक एलिमेंट ए का बी में होना चाहिए, ठीक है। एंड वी शुड हैव एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट इन सेट बी, एटलीस्ट एक्स्ट्रा एलिमेंट, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए सेट बी में, ठीक। जैसे ए मैंने लिख दिया, बी लिख दिया, यहाँ पे एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या क्या है 1 2 3, बी एक सेट है जिसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5। कैन आई से दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी? यस, दिस इज ट्रू, ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए का सबसेट का डेफिनेशन क्या है कि ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए और इसमें है, तो बोल सकते हैं ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये भी बोल सकते हैं इसमें ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसमें दोनों ट्रू है ना। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है, बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं है, 4 और 5 ए में नहीं है, तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दूसरा एग्जाम्पल है वो देख लो कि ए में जो एलिमेंट है वो ए बी सी है और बी जो है दैट इज सी बी ए है, ठीक है। सो स्टिल आई कैन से दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, दिस इज ट्रू कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए का हर एलिमेंट बी में है, बोल सकते हैं, ठीक है। इफ आई से दैट ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसके लिए बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए था जो ए में नहीं है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, बी का हर एक एलिमेंट ए में है, बी में ऐसा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। और हाँ, जो प्रॉपर सबसेट है उसका जो सिंबल है वो होता है ऐसा, दिस इज अ सिंबल फॉर प्रॉपर सबसेट। सो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और देखेंगे इसके बारे में, कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे सेट के रिलेटेड, ठीक है।